अध्याय 153। आंटी, आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हैं? अगले दिन नीना ने स्कूल जाते समय साहपूर्वक मोर्चा संभाला। उसने कक्षा में जाते समय स्पष्ट फुसफुसाहटों और उपहास को नजरअंदाज कर दिया। हालांकि जब वह अपनी कक्षा में पहुंची तो उसकी मेज पर गंदे टिप्पणियां लिखी हुई थी। इसे देखकर उसने अपने दिल को शांत करने की कोशिश की और चारों ओर देखा। उसने केवल अपने सहपाठी की उपहासपूर्ण शक्लें और हंसी मजाक देखी। क्या आपको लगता है कि यह मजाकिया है? उसने उपहास किया, लेकिन बदले में उसे सभी प्रकार की हास्यास्पद टिप्पणियां मिली। क्या आप हमें फिर से दोष देंगे? अच्छा है, ये लड़की सचमुच हास्यास्पद है। क्या उसे कोई शर्म नहीं है? कल कैटफाइट करने के बाद वह यहाँ आएगी और दूसरों पर उंगली उठाएगी। नीना, क्या तुम्हें लगता है कि केवल हम ही हैं जो तुमसे नफरत करते हैं? पेट्रिसिया की तुलना में ये लड़की कुछ भी नहीं है। वह पूरी तरह से उच्च और शक्तिशाली कार्य करती है, लेकिन वह एक भाग्यशाली लड़की के अलावा और कुछ नहीं है, जो इतनी भाग्यशाली थी कि एक बच्चे के रूप में उसकी अदला बदली की गई। उसे अपनी सगी बेटी पर भी दया नहीं आती और वह उसे मारने की कोशिश करती है। भगवान, ये सचमुच एक डरावनी दुनिया है। यहाँ तक कि बच्चे भी ऐसा भयानक कृत्य करने में सक्षम हैं। उनकी टिप्पणियां धीरे धीरे जोरदार, दुर्भावनापूर्ण गपशप में बदल गईं। नीना अब कोई प्रत्युत्तर भी नहीं दे सकी। नीना ने अपना बैग उतारा और अपनी मेज साफ करने की कोशिश की। क्लास शुरू होने से पहले ही वह थक चुकी थी। जब अवकाश की पहली घंटी बजी तो नीना अपनी मेज पर रुक गई। जब हर कोई अपने दोस्तों के साथ खुशी से बातें कर रहा था और खाना खा रहा था, तब उसने अपने पेट को पकड़ते हुए अपने पेट में हल्की सी गड़बड़ी की आवाज सुनी। मुझे घर पर खाना खाना चाहिए था, भले ही उनका खाना बमुश्किल खाने योग्य हो। मैं भूखा हूँ। यहाँ तक कि जब दोपहर का भोजन और दोपहर की छुट्टी हुई, तब भी नीना अपनी मेज पर बैठी रही। अब उसके पास खाना खरीदने के लिए अतिरिक्त पैसे नहीं थे। जब तक वह पैदल घर नहीं जाना चाहती तब तक वह जा सकती थी। इसलिए नीना को तब तक अपनी भूख सहनी पड़ी जब तक कि घर जाने का समय नहीं हो गया। लेकिन जब घर जाने का समय हुआ तब भी किसी ने एक आइस पैक फेंक दिया जिसमें गंदा पानी था। वह नहीं जानती थी कि यह कहाँ से आया है, लेकिन अंत में वह गटर जैसी दुर्गंध के साथ घर पहुंची। तारांकन, तारांकन, तारांकन। फिर कॉटेज हाउस के बाहर खड़े होकर नीना का चेहरा पीला पड़ गया। वह छोटे से घर को देखती रही। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि यह अब उसका घर है। वहाँ कोई बटलर उसका इंतजार नहीं कर रहा था, न ही कोई उसकी स्कूल की उपलब्धियों को सुनने के लिए तैयार था। नीना की आंखें दबा गईं क्योंकि उसे लगा कि उसकी आत्मा धीरे धीरे टूट रही है। आज का दिन कठिन और थका देने वाला था। वह नहीं जानती थी कि वह इसलिए रो रही थी क्योंकि वह भूख से मर रही थी या इसलिए कि वह उदास थी। चाहे उसने हर चीज को यथास्थान रखने की कितनी भी कोशिश की, फिर भी चीजें उसके नियंत्रण से बाहर हो गईं। आखिर में नीना घर के अंदर जाने की बजाय गेट के बाहर ही बैठ गई। उसने अपनी बाहें घुटनों पर मोड़ ली और अपना चेहरा उसमें छिपाकर रोने लगी। अभी 2 दिन ही हुए थे कि उसे नफरत होने लगी। हालांकि उसकी आत्मा पहले ही टूट चुकी थी। कल ही वह सोच रही थी कि पेनी को कैसे परेशान किया जाए, लेकिन आज वह अपने पेट का ख्याल रखने और खुद को किसी भी हानिरहित मजाक से बचाने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकती थी। वह हिचकी लेती रही, यथासंभव चुपचाप रोती रही। जब तक स्ट्रीट लाइटें चालू नहीं हुई, नीना को इस बात का ध्यान ही नहीं रहा कि आसपास का वातावरण धीरे धीरे धुंधला होता जा रहा है। वह बस गेट के बाहर रुकी रही, जितना संभव हो सके चुपचाप रोती रही, जैसे कि एक बार रोने के बाद कोई भी उस पर ध्यान नहीं देगा। कुछ देर बाद उसके पीछे फाटकों की तेज आवाज सुनाई दी। नीना ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे, ये जानते हुए कि यह कॉटेज सदस्यों में से कोई हो सकता है। वह सिर्फ किसी के बोलने का इंतजार कर रही थी, लेकिन कोई नहीं बोला। इसलिए उसने पीछे और ऊपर देखा। जेसा को देखकर उसकी आंखें फैल गईं। आंटी, जेसा ने भौहें टेढ़ी की और नीना के लाल चेहरे का मूल्यांकन किया। क्या तुम बाहर रो रहे हो ताकि हमारे पड़ोसियों को लगे कि मैं तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार कर रहा हूँ? नहीं नहीं, नीना ने अपने होंठ भींचे। अरे आंटी, मैं अभी अंदर जाता हूँ। मैंने अभी अपना सामान गिरा दिया है, मैं उन्हें उठाकर अंदर आऊंगा। जेसा को नाराज न करने के लिए नीना ने उसके पैरों और बैग पर से धूल हटाने का नाटक किया। हालांकि उसके आंसू उसके गालों से बहते रहे। जैसे ही जेसा बाहर निकली और गेट बंद कर दिया, छोटी सी सीढ़ी पर बैठ गई। वह बुरी तरह घबरा गई। नीना अभी भी अपने आंसू पोंछ रही थी जब उसे अपने पास बैठी जेसा की उपस्थिति महसूस हुई। आंटी, जेसा ने उसकी ओर देखने की जहमत भी नहीं उठाई और बस सीधी निगाह रखी। उसकी अभिव्यक्ति अभी भी तीखी और अचंभित करने वाली थी, लेकिन किसी तरह उसकी आभा सामान्य जितनी डरावनी नहीं थी। उसने नीना से कुछ नहीं कहा और चेहरे पर गलत अनिच्छा लेकर वहीं बैठी रही। नीना ने अपना मुंह खोला, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में ही सिमट कर रह गई। उसने अपने होंठ भींच लिए और सिर नीचे झुका लिया। अगले 5 मिनट तक केवल नीना की सूंघने की आवाज ही सुनाई दे रही थी। आंटी, क्या आपको लगता है मैंने पेनी के साथ ऐसा किया? एक लंबी चुप्पी के बाद
नीना चुप्पी तोड़ने से खुद को नहीं रोक सकी। उसके चेहरे पर अभी भी आंसू बह रहे थे। मम्मा, लेकिन मैंने पहले ही कहा था कि मैंने ऐसा नहीं किया। जैसा ने अपनी आंखें घुमाई और एक उदासीन नजर डाली। क्या आप सोचते हैं कि मैं मूर्ख हूँ? नहीं, यही आपके प्रश्न का उत्तर है। तो क्यों? नीना ने अपनी आंटी की तीखी साइड प्रोफाइल को देखते हुए हिचकी ली। यदि आप पहले से ही मानते हैं कि मैंने पेनी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, तो आपने श्रीमती मिलर के खिलाफ मेरा पक्ष क्यों लिया? कम से कम जैसा ने पेट्रिसिया की मां के सामने उसे अपमानित नहीं किया। कुछ भी हो, जैसा ने श्रीमती मिलर से उसी तरह जमकर लड़ाई की जैसे उसने बैठक के दौरान फ्लावर पॉट की घटना के बारे में नीना को डांटा था। आह, अच्छा है। जैसा ने ऐसे आह भरी जैसे ये प्रश्न थका देने वाले हों। उसने धीरे से नीना पर नजर डाली और सुस्ती से बोली, क्या तुम बेवकूफ हो भतीजी? मैं नहीं हूँ। तो फिर आप ऐसे बेवकूफ़ी भरे सवाल क्यों पूछ रहे हैं? नीना ने भौहें सिकोड़ ली। मैं बस उलझन में हूँ। आपने मुझे थप्पड़ मारा और सबके सामने मुझे अपमानित किया, लेकिन बाद में जमकर मेरा बचाव किया। आप वास्तव में प्रतिभाशाली नहीं हैं। जैसा ने फिर से अपनी जीभ चटकाई, जिससे नीना की भौहें और गहरी हो गईं। मैं कौन हूँ? जैसा कॉटेज। और आपके लिए जैसा कॉटेज कौन है? मेरी मौसी। बिल्कुल। जैसा ने थोड़ी देर के लिए अपनी भौहें ऊपर उठाईं। मैं तुम्हारी चाची हूँ, तुम्हारा अभिभावक हूँ, तो स्वाभाविक रूप से मैं उस पाखंडी जैसे किसी व्यक्ति से तुम्हारी रक्षा करूंगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं तुम्हारे कार्यों की निंदा करता हूँ। उसके स्पष्टीकरण से नीना अभी भी उलझन में थी, लेकिन एक तरह से उसने इस विचार को हल्के ढंग से समझ लिया। फिर उनके कंधों पर सन्नाटा छा गया, क्योंकि उनमें से किसी ने भी बात नहीं की। कुछ देर बाद नीना, जिसकी आंखें नीचे झुकी हुई थी, बिना कुछ समझे ही बोल उठी, आंटी, आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हैं? अध्याय 154, रात का खाना। आंटी, आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हैं? नीना को जैसे ही उसके मुंह से निकले प्रश्न का एहसास हुआ, उसने अपने होंठ ढंक लिए। जैसा को देखते समय उसकी आंखें कांप गईं। आपका क्या मतलब है? सवाल से बेपरवाह जैसा ने बस भौहें टेढ़ी कर लीं। नीना ने अपना गला साफ किया और स्पष्टीकरण देने से पहले अपनी आंटी को देखा। यदि आप मुझसे इतनी नफरत करते हैं, तो आप मुझे यहाँ क्यों चाहते हैं? क्या पेनी ने उससे पूछा। किसने कहा कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ? क्या तुम एक लड़के हो और तुम्हारी उम्र में हर कोई परेशान करता है, लेकिन मैं तुमसे नफरत नहीं करता। नीना की भौहें असमंजस में पड़ गईं। लेकिन शुरू से ही आप मुझे वह बेंच बच्चा कहकर बुलाते रहे, और यह कि मैं एक बुरे पेड़ का एक बुरा फल हूँ। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि यह सच है। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अपनी आंटी के उत्तर से चकित होकर नीना ने अपना सिर थोड़ा बगल की ओर झुका लिया। एक बात, जैसा कह रही थी कि वह उससे नफरत नहीं करती थी, लेकिन फिर उसने उन सभी कठोर बातों को कहने की बात भी स्वीकार की। हार मानकर उसने अपना प्रश्न पूछने का तरीका बदल दिया। तो फिर तुमने मुझे इतने लोगों के सामने थप्पड़ क्यों मारा? क्या आप बिना किसी को देखे थप्पड़ खाना पसंद करते हैं? जैसा कि पहले से उठी हुई भौहें और भी ऊंची हो गईं। नहीं, नीना की आवाज नम्र थी। मैं बिल्कुल भी थप्पड़ नहीं खाना चाहता। तो अच्छा बनो तुम लड़के। जैसा ने अपनी जीभ खींची और दूसरी ओर देखा। अगर मैं तुमसे नफरत करता हूँ, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ। लेकिन मैं नहीं करता। जिस व्यक्ति से मैं नफरत करता हूँ वह लड़की है जिसने तुम्हें जन्म दिया है। वो कुतिया मरने के बाद भी मुझे गुस्सा दिलाती है। क्या प्रतिभा है! नीना अपनी उंगलियों से खेलती हुई अब अपनी जन्म देने वाली माँ के बारे में जानने को उत्सुक थी। वह कैसी है? मेरी माँ? हाँ, मत पूछो, वह तुमसे 1000 गुना बदतर है। नीना इस जबरदस्त अपमान पर भड़क उठी। उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया कि तुम उस पर इतना क्रोधित हुए? हाँ, जैसा ने व्यंग्य किया और उसकी आंखों में एक तेज चमक उठी। उस कुतिया ने मुझसे सब कुछ छीन लिया। इसका क्या मतलब था? क्या वह भी पेनी की तरह थी? जैसा ने अपनी भतीजी की ओर देखा और उपहास किया। नहीं, वो पेनी और आपकी तरह नहीं है। तुम्हें कैसे पता चला? नीना चिल्ला उठी और जल्दी से अपनी जीभ काट ली। मैं तुम्हें पढ़ सकता हूँ। क्या मैंने पहले कहा था कि मैं तुम्हारे आर पार देख सकता हूँ? नीना ने अपने होंठ दबाए और अपनी आंखें कोने की ओर सरका ली। पेनी ने मुझसे सब कुछ छीन लिया। उसने तुमसे कुछ नहीं लिया, संकीर्ण सोच वाले बच्चे। मैं संकीर्ण सोच वाला नहीं हूँ। आंटी, आप हमेशा कठोर बातें क्यों कहती हैं? कठोर क्योंकि वे सच हैं। जैसा ने फिर से अपनी आंखें घुमाई, जिससे नीना निःशब्द हो गई। अपने दिल की गहराई में आप जानते हैं कि मैं जो कह रहा हूँ वह सच है। आपके पास जो कुछ भी था वह आपका नहीं है। आपका परिवार का नाम, आपके कपड़े, आपका जीवन, आपकी हर चीज, ये चीजें आपके लिए नहीं हैं। यदि न इसकी गलती नहीं होती तो आपको इसका स्वाद भी नहीं मिलता। नीना ने अपनी आंखें नीची करते हुए अपने भीतरी निचले होंठों को काटा। ये सच था। अपने दिल की गहराई में वह जानती थी कि जैसा ने जो कुछ भी कहा वह तथ्यों के अलावा और कुछ नहीं था। नीना इसे स्वीकार नहीं करना चाहती थी, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो उसके पास पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं था।
अगर उसने इसे स्वीकार कर लिया तो उसे अपने परिवार को जाने देना होगा। वह जाने नहीं देना चाहती थी। नीना, मैं तुमसे नफरत नहीं करता। अचानक जैसा की आवाज और अधिक गंभीर हो गई। नीना ने धीरे से फिर से उसकी ओर देखा, केवल जैसा कि आंखों में अनगिनत अनकहे शब्द देखे। लेकिन मैं तब ऐसा करूंगा जब तुम उस लड़की की तरह बन जाओगे। वह औरत जिसने तुम्हें जन्म दिया बहुत स्वार्थी और दुष्ट है। यही कारण है कि यदि आप गलत हैं तो कौन देख रहा है इसकी परवाह किए बिना मैं आपको अपमानित करने या थप्पड़ मारने में संकोच नहीं करूंगा। साथ ही अगर मुझे उचित लगेगा तो मैं आपके लिए भी खड़ा होऊंगा। अपनी जन्म देने वाली माँ की तरह मत बनो, उसने आगे कहा। वह सबसे बुरी है। धीरे धीरे जेसा ने नीना का सामना किया और उसकी आंखों में गहराई से देखा। बेनेट्स के साथ बिताए गए 13 वर्षों के लिए आभारी रहें। उन्होंने आपकी जान बचाई, ठीक वैसे ही जैसे उनकी बेटी ने मेरी जान बचाई थी। इसलिए यदि आप वास्तव में उनकी परवाह करते हैं तो रास्ता दीजिए। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो अंत में आपको पछताना पड़ेगा। मुझ पर विश्वास करें। उसने हल्के से सिर हिलाया। उन पर टिके रहना, षड्यंत्र रचना और अपने कार्यों और विचारों की जवाबदेही लिए बिना खुद को नफरत और इनकार में डूबने देना केवल उन लोगों को दूर कर देगा जो वास्तव में आपकी परवाह करते हैं। नीना की आंखों में धीरे धीरे आंसू आ गए जब तक कि उसकी दृष्टि धुंधली नहीं हो गई। लेकिन मैं नहीं कर सकती, उसने गहरी सांस लेते हुए कहा। आंटी, मैं कैसे मान लूं कि वे मुझे सिर्फ इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि मैं उनका परिवार नहीं हूं। यहाँ वास्तव में कौन किसी को उसके कार्यों से छोड़ रहा है? सबसे पहले आप परेशानी पैदा करते हैं और अंततः परिवार में अराजकता और गलतफहमी पैदा करते हैं। दूसरा, आपने किसी को मारने की कोशिश की। यदि आप असफल भी हुए तो भी आपने प्रयास किया। आपके अलावा किसी ने भी आपको ये सब करने के लिए नहीं कहा। अब दुखी कौन है? लालच तुम्हें कहीं नहीं ले जाएगा, बच्चे। नीना के गालों पर एक बार फिर आंसू छलक पड़े। जैसा शायद चिल्ला नहीं रही होगी या उसे डरा नहीं रही होगी, लेकिन उसके शब्द सीधे उसके दिल में उतर गए। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि जैसा कड़वी सच्चाइयों के बावजूद इतनी दयालुता से बात करेगी? कितना दयनीय बच्चा है। जैसा ने आगे बढ़कर अपने बाल घुमाए। पेनी एक छोटे भिखारी के रूप में अधिक उपयुक्त है और आपको दान में होना चाहिए। मेरा अनुमान है कि इसका अर्थ वही है। यहाँ तक कि जैसा का स्पर्श भी कुछ गर्म महसूस हुआ। नीना ने सोचा, जिसके साथ वह इतना बुरा व्यवहार कर रही थी वह जैसा को वापस भेजने के लिए इतनी गर्मजोशी कैसे दिखा सकती थी? इससे पहले उसे संदेह हुआ जब जैसा ने कहा कि वह उससे नफरत नहीं करती, लेकिन अभी उसे इस पर विश्वास था। जैसा कि गर्मजोशी थोड़ी भ्रमित करने वाली हो सकती है, लेकिन उसके व्यक्तित्व को जानकर यह आरामदायक था। क्या होगा यदि वे मुझे पूरी तरह से त्याग दें? उसने दयनीयता से पूछा। क्या आपको लगता है कि 13 साल बाद बेनेट परिवार वैसा ही है? नीना ने उत्तर नहीं दिया। वह उत्तर नहीं दे सकी। ये पहली बार था जब किसी ने उससे ये प्रश्न पूछा। ठीक है, तो इससे कोई मदद नहीं मिल सकती। आभारी रहिए कि आपके पास आपको खिलाने के लिए ये किसान परिवार है। जैसा ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और आंखें घुमा लीं। बस खिलाने के लिए एक और मुंह, लेकिन मुझे लगता है कि यह बहुत बेहतर है। पेनी ने इस परिवार की आय को खत्म कर दिया होगा। नीना थोड़ा मुस्कुराए। जैसा ने अपना गला साफ किया और अपने होठों को थपथपाया। वैसे भी चलो अंदर चलें। मैंने कुछ गर्म सूप बनाया है जो दुखती मांसपेशियों के लिए अच्छा है। फिर उसने नीचे की ओर देखते हुए खुद को ऊपर धकेला। जाने दो। नीना ने बस अपनी आंटी की ओर देखा, इससे पहले कि आंटी ने उसकी जीभ चिटकाए और अनिच्छा से अपना हाथ आगे बढ़ाया। जैसे ही नीना आगे बढ़ी, उसके चेहरे पर एक सूक्ष्म मुस्कान आ गई, जिससे जैसा ने उसे वापस खींच लिया। हे भगवान, उन सभी स्थानों में से जहां आप रोते हुए जा सकते हैं, यहाँ क्यों? भगवान, मेरी पसंदीदा दादी की पोशाक अब गंदी हो गई है। जैसा ने अंदर जाते ही शिकायत की, लेकिन किसी तरह नीना ने यह नहीं सोचा कि उसकी चाची ने उसे इसके लिए दोषी ठहराया है। एक बार जब वे अंदर आ गए तो जैसा ने नीना को कपड़े बदलने और धोने के लिए कहा, लेकिन पहली बार नीना समय पर नीचे आए और बिना ज्यादा हंगामा किए उनके साथ खाना खाया। नीना को नहीं पता था कि क्या वह सिर्फ भूखी थी, लेकिन सूप का पहला घूंट लेने के बाद उसका चेहरा नर्म हो गया। ये स्वादिष्ट है। उसकी मुस्कान देखकर जैसा के पति और जुड़वा बच्चों ने एक दूसरे की ओर देखा। क्या दुनिया खत्म हो रही थी? नीना न केवल अप्रिय चेहरे क्यों बना रही थी और अप्रत्यक्ष नखरे कर रही थी, बल्कि मुस्कुरा भी रही थी। जुड़वा बच्चों और उनके पिता ने अनिवार्य रूप से अपनी प्रश्नवाचक दृष्टि जैसा की ओर कर दी। जैसा, जिन्होंने उनके चेहरे का भाव देखा, बस अपनी आंखें घुमा लीं। नीना के कॉटेज परिवार में आने के बाद पहली बार उन्होंने शांतिपूर्ण रात्रिभोज किया। अध्याय 155, उस जीवन की आदत डालने की कोशिश करना जो उसे जीना चाहिए था। क्या रोने के कारण नीना को उम्मीद से ज्यादा जल्दी नींद आ गई, या ऐसा इसलिए था क्योंकि वह थका हुआ महसूस कर रही थी? किसी भी तरह उस रात नीना इस घर में आने के बाद पहली बार एक बच्चे की तरह सोई। जुड़वा बच्चे भी उसके दरवाजे की ओर अविश्वसनीय दृष्टि से देखने से खुद को नहीं रोक सके।
वह रो नहीं रही है, योगी ने लगभग भयभीत होकर बुदबुदाया। मुस्कुराने से पहले यूरी ने कई बार पलकें झपकाईं। ये पहली बार है, उसने अपने भाई का सामना करते हुए कहा। योगी, तुम्हें आज रात जल्दी सोना चाहिए। उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। किसने कहा कि मुझे उसकी कभी चिंता होती है? योगी ने फुसफुसाकर यूरी की ओर देखा। यूरी, तुम्हारी कल्पना शक्ति बढ़ती जा रही है, आराम से करो। इतना कहने के बाद योगी ने उससे मुंह मोड़ लिया और अपने कमरे में चला गया। इस बीच यूरी अपने भाई के कमरे और फिर नीना के कमरे को देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। मुझे आश्चर्य है कि माँ ने उससे क्या कहा। उसने आश्चर्य किया लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया। ठीक है, मुझे आशा है कि यह जारी रहेगा। नीना के इस घर में कदम रखने के बाद से हर रात योगी और यूरी अक्सर उसकी चीख सुनते हैं या नखरे दिखाते हैं। शुरू में इससे उन्हें चिढ़ हुई, लेकिन उन्होंने शिकायत नहीं की। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, नीना के नखरे धीरे धीरे अंतहीन रोने में बदल जाते हैं। हालांकि नीना उन्हें परेशान करती थी, लेकिन वे उसके बारे में चिंतित भी थे। कोई भी चिंतित होगा यदि उनके कमरे के ठीक सामने दूसरा व्यक्ति हर रात रोता रहे। इसलिए यूरी और योगी अक्सर अपने कमरे के बाहर खड़े होकर नीना के शयनकक्ष को देखते हैं। हालांकि उनमें से किसी ने भी उन रातों पर दस्तक देने की हिम्मत नहीं की। हालांकि आज रात यूरी का दिल आशावाद से भर गया। उसे उम्मीद थी कि आज रात बदलाव की दिशा में नीना की यात्रा की शुरुआत होगी। तारांकन, तारांकन, तारांकन। अगला दिन शुरू हुआ और हमेशा की तरह कॉटेज परिवार में हर कोई अपनी सामान्य सुबह की दिनचर्या में लग गया। जेसा ने नाश्ता बनाया और बच्चों और अपने पति के लंच बॉक्स तैयार किए। जैसे ही परिवार खाने की मेज पर बैठा, जेसा को छोड़कर सभी लोग रुक गए। धीरे धीरे वे सीढ़ी की ओर मुड़े और नीना को देखा। नीना ने नम्रता से अपने होंठ दबाए और सीधे सामने के दरवाजे पर जाने के बजाय उसने अपना बैग सोफे पर रख दिया। फिर वह भोजनालय की ओर चली गई और नाश्ते के लिए उनके साथ शामिल हो गई। जुड़वा बच्चों और उनके पिता की नज़र उस पर जरूरत से ज्यादा देर तक टिकी रही। क्या आप सभी के पास बर्बाद करने के लिए बहुत समय है? जैसा कि टिप्पणियों ने उन्हें वापस होश में ला दिया। अहम, उसके पति ने अपना गला साफ किया। चलो खाते हैं। इतना कहकर परिवार ने चुपचाप खाना खाया। अभी भी यह डर बना हुआ था कि नीना गलतियां करना शुरू कर देगी या अनावश्यक टिप्पणियां छोड़ देगी जो उनका दिन बर्बाद कर सकती हैं। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। नीना ने बिना कोई हंगामा किए चुपचाप खाना खाया। उन्होंने सोचा कि कल रात एक बार की बात थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि नीना की स्वाद कलिकाएं उनके किसान भोजन के अनुकूल हो गई थी। एक बार जब पति का काम खत्म हो गया तो वह जल्दी से अपनी प्लेटें सिंक में ले गया। हमेशा की तरह उन्होंने पहले जुड़वा बच्चों को चूमा और फिर अपनी पत्नी को। कुछ ही समय बाद जुड़वा बच्चे भी खत्म हो गए। अपने पिता की तरह वे अपनी प्लेटें सिंक तक ले गए और अपने लंच बॉक्स उठाए। जुड़वा बच्चे इतने स्नेही नहीं थे क्योंकि वे जल्दी से घर से बाहर निकल गए। आखिरकार नीना चुपचाप अपनी प्लेटें सिंक के पास ले गई। ये दूसरी बार था जब उसने इस घर में खाना खाया। पिछली रात ये पहली बार था, इसलिए उसने सभी की नकल की और अपनी प्लेटें सिंक तक ले गई। एक बार जब उसका काम पूरा हो गया तो वह अपना बैग लेने के लिए लिविंग एरिया में गई। अरे, जब नीना सामने के दरवाजे पर पहुंची तो जैसा ने पुकारा, जिससे नीना को पीछे मुड़कर देखना पड़ा। कुछ भूल रहे हो? नीना की नज़र उस लंच बैग पर गई जिसे उसकी चाची ने किनारे पर पकड़ रखा था। वह मेरे लिए है। तुम्हें क्या लगता है यहाँ 4 लंच बॉक्स क्यों हैं? जैसा का चेहरा खट्टा हो गया। जाओ और इसे ले जाओ। यहाँ आने के बाद से तुम अपना लंच बॉक्स बर्बाद कर रहे हो। नीना ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। चूंकि उसने यहाँ कभी नाश्ता नहीं किया था, उसे नहीं पता था कि जैसा तब से उसके लंच बॉक्स तैयार कर रही थी। नीना के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई, ये सोचकर कि उसे स्कूल में भूख नहीं लगेगी। धन्यवाद, उसने लंच बैग लेते समय व्यक्त किया। जैसा ने चिढ़कर अपना हाथ लहराया। हे भगवान, बस जाओ, मुझे इस तरह देखकर मत मुस्कुराओ, ये डरावना है। ठीक है, फिर भी। नीना फिर भी मुस्कुराई। उसने सोचा कि उसकी चाची के पास अपना स्नेह दिखाने का यह अजीब तरीका था, लेकिन ये बिल्कुल भी बुरा नहीं था। इतना कहकर नीना लंच बैग हाथ में लेकर घर से बाहर चली गई। जैसे ही वह गेट पर पहुंची, जैसा सामने के दरवाजे के पास पहुंची। जैसा ने अपनी भुजाएं क्रॉस करके जाम के सामने झुका ली। कितना भावुक बच्चा है, उसने टिप्पणी की, लेकिन उसके होठों का कोना मुड़ गया। तारांकन, 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 तारांकन। चूंकि नीना के पास अब पैसे नहीं थे, इसलिए उसे आना जाना पड़ता था। सौभाग्य से वह जागने में सक्षम थी और यह खोजने में सक्षम थी कि आवागमन के माध्यम से अपने स्कूल तक कैसे पहुंचा जाए। बस में नीना लंच बैग को अपने बैग के अंदर रखने ही वाली थी कि उसे अंदर कुछ दिखाई दिया। उसने अंदर झांका और एक छोटा सा बिल निकाला। आंटी, वह फुसफुसाए और उसकी आंखें नम हो गईं, ये सोचकर कि जैसा को पता चल गया है कि उसके पास नकदी खत्म हो रही है। हालांकि पैसा कोई बड़ा बिल नहीं था, लेकिन अभी यह नीना के लिए बड़ा था। आखिरकार उसके पास पैसे नहीं थे। मुझे लगता है कि मेरी चाची सचमुच डरावनी है।
उसके होंठ मुड़ गए। वह सब कुछ नोटिस करती है और कोई भी उससे कुछ भी नहीं छिपा सकता। नीना ने लंच बैग को सावधानी से बंद कर दिया और उसे अपने बैग के अंदर नहीं रखा। अगर उसने ऐसा किया तो ये बर्बाद हो सकता है। फिर जेसा ने अपने लंच बैग में रखे पैसे को अपने बटुए में रख लिया। किसी कारण से उसने इसे अपने माता पिता से मिलने वाले शेष भत्ते से अलग रखा। स्कूल में आने वाली डरावनी शरारतों के बावजूद नीना मुस्कुराते हुए खिड़की की ओर मुड़ गई। यह अजीब था कि वह आज शांत और शांति महसूस कर रही थी। वह पहले ही भूल चुकी थी कि बिना कुछ और सोचे वह आखिरी बार कब स्कूल गई थी। पिछले हफ्तों से उसका मन पेनी से भरा हुआ था कि वह कैसे ध्यान आकर्षित करेगी, लेकिन आज वह बिना कुछ सोचे सड़क के किनारे देखती रही। मुझे लगा कि यात्रा करना खराब है, उसने लंच बैग को अपनी गोद में रखते हुए खुद से कहा। क्या युगी और यूरी स्कूल जाने के लिए बाइक का उपयोग नहीं कर रहे थे? मुझे आश्चर्य है, क्या मुझे अगले स्कूल वर्ष में वहां स्थानांतरित हो जाना चाहिए? अध्याय 156। उसे क्या हुआ? नीना का दिन शायद शांति से शुरू हुआ होगा क्योंकि वह बहुत सस्ते तरीके से समय पर अपने स्कूल पहुंच गई थी। लेकिन जब वह अपनी क्लास में पहुंची तो उसकी मेज और कुर्सी फिर से तोड़ दी गई। हाँ, उसने घबराकर इधर उधर देखा। हालांकि इस बार उसने उनका सामना न करने का निर्णय लिया। अगर मैंने उन्हें नजरअंदाज कर दिया तो वे शायद रुक जाएंगे। जब पेनी ने उनकी उपेक्षा की तो उन्होंने पेनी को चुनना बंद कर दिया। खैर, पेनी ने इस प्रकार की चीजों को नजरअंदाज करने के अलावा और भी बहुत कुछ किया। लेकिन खैर, नीना पेनी नहीं थी जो स्कूल में हर तरह की चीजें ले जा सकती थी। नीना केवल एक स्क्रब ला सकी। नीना ने अपनी मेज और कुर्सी साफ की और कक्षा शुरू होने से पहले ही खत्म कर दी। जब क्लास शुरू होती तो आमतौर पर शरारतें बंद हो जाती, इसलिए नीना की शांति तब तक बनी रही जब तक अवकाश की घंटी नहीं बजी। कैफेटेरिया में जाने के बजाय नीना खाना खाने के लिए अपनी मेज पर रुक गई। वह गंध कैसी है? अचानक कक्षा में कोई चिल्लाया। इसमें से बदबू आ रही है। ओह, क्या यहाँ किसी ने पाद डाला? ये बहुत घृणित है। ये पाद नहीं है, यह नीना का स्नैक्स है। सभी ने धीरे धीरे नीना की ओर देखा। नीना, जिसने उन्हें नजरअंदाज करने की कोशिश की, खाना खाने से रुक गई। उसने धीरे से ऊपर देखा तो पाया कि सभी लोग निराशा से उसकी ओर देख रहे थे। वह लगभग अपना खाना निगल नहीं पा रही थी क्योंकि उसने अपना सिर नीचे झुका लिया था और लंच बॉक्स बंद कर दिया था जहां उसके स्नैक्स थे। बिना कुछ कहे नीना ने लंच बैग उठाया और बाहर चली गई। रास्ते में वह अभी भी उनकी नजरों को अपने ऊपर महसूस कर सकती थी। नीना ने खुद को लड़कियों के शौचालय के कक्ष में पाया। उसने आंखों में आंसू लिए अपना नाश्ता खाया, लेकिन उसने खाना बंद नहीं किया। कोई बात नहीं, तो क्या हुआ अगर इससे बदबू आ रही है? इसका स्वाद अच्छा है। उसने अपने हाथ के पिछले हिस्से से अपने आंसू पोंछते हुए जोर से सूंघते हुए खुद से कहा। उसने सोचा, कैसी विडंबना है। कुछ समय पहले नीना ने जैसा कि कुछ व्यंजनों की गंध के बारे में भी शिकायत की थी, लेकिन वह ये भी जानती थी कि भूखा कैसे रहना है। वह कल की तरह भूखी नहीं मरना चाहती थी। अपने चचेरे भाई के स्कूल में स्थानांतरित होने का उसका अवचेतन विचार धीरे धीरे ठोस हो गया। खाना खाते समय अचानक नीना को कक्ष के बाहर कुछ आवाजें सुनाई दी। पेट्रिसिया, तुम्हारे गाल पर अभी भी खरोंच है। ये रहा पाउडर। पेट्रिसिया ने गुर्राया और हाथ हिलाया। मुझे वह मत दो, मेरे पास अपना फेस पाउडर है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं नीना हूँ जो दूसरों से दान लेती हूँ? छात्र ने थोड़ा झुंझलाया लेकिन फिर मुस्कुराया। सही है, आपके पास फेस पाउडर है। पेट्रिसिया, क्या आपने कहा कि यह आपको इटली से मिला है? ओह, मुझे ये कोरिया से हमारे पारिवारिक मित्र से मिला। पेट्रिसिया खुद को आईने में देखकर खुश हो गई। जब भी मैं ये खरोंच देखता हूँ मैं उस सांप के बालों को और अधिक खींचना चाहता हूँ। ओह पेट्रिसिया, उस हारे हुए को रहने दो, पेट्रिसिया के नए नौकरों में से एक ने जोर देकर कहा। वह आपके स्तर की नहीं है। ये सही है पैट, आपके विपरीत उसके पास गर्व करने लायक कुछ भी नहीं है। मैंने सुना है कि उसका असली परिवार गरीब है। बेशक वे थे, यही कारण है कि वह सांप बेनेट परिवार से चिपका रहा क्योंकि वह जानती है कि वह कचरे के अलावा कुछ नहीं है। जब पेट्रिसिया ने अपने हल्के मेकअप को छूना शुरू किया तो वह हंस पड़ी। पेट्रिसिया का पक्ष लेने के लिए नीना के बारे में और भी भद्दी टिप्पणियां करते हुए उसके साथ की लड़कियां भी हंसी। नीना के विपरीत, जिसका जीवन अभी भी दयनीय था, पेट्रिसिया जल्दी से दोस्त बनाने में सक्षम थी। यह आश्चर्य की बात नहीं थी क्योंकि पेट्रिसिया अभी भी मिलर परिवार की बेटी थी। दूसरी ओर नीना एक भाग्यशाली लड़की थी जो किसी और के जीवन का स्वाद चखने में सक्षम थी। वास्तव में कौन किसको छोड़ रहा है? अब भी कौन दुखी है? कल रात जैसा की टिप्पणी नीना के दिमाग में घूम गई, जिससे वह नीचे देखने लगी। मैं पेट्रिसिया पर गुस्सा भी नहीं कर सकती, उसने खुद से कहा। मैंने पेट्रिसिया को इस झंझट में खींच लिया। उसे गुस्सा होने का पूरा अधिकार है। नीना ने जो कुछ किया था उस पर पेट्रिसिया को दोषी ठहराने से पहले नीना खुद को समझाने में सक्षम थी। जब परिणाम आया तभी उसे एहसास हुआ कि यह कितना गलत था। फिर भी
नीना के लिए अपनी गलती को पूरी तरह से स्वीकार करना कठिन था, लेकिन इसके बजाय उसने इस विचार से छुटकारा पा लिया और चुप रही। वह गंध कैसी है? क्या कोई शौच कर रहा है? पेट्रिसिया ने हौंफते हुए अपनी नाक भींच ली। ओह, स्कूल में शौच कौन करता है? गंध के कारण पेट्रिसिया ज्यादा देर तक नहीं रुकी और जल्दी से टॉयलेट से बाहर निकल गई। उसके पीछे पीछे उसके नए नौकर भी थे, जो शौच करने वाले किसी भी व्यक्ति से कठोर टिप्पणियां भी करते थे। नीना पूरे समय शांत रही और फिर भी उसने अपना सारा नाश्ता खाया। तारांकन, तारांकन, तारांकन। चूंकि अभी भी समय था, नीना ने पहले इमारत के चारों ओर घूमने का फैसला किया। हालांकि वह उनके क्लास सेक्शन में सबसे नीचे थी, फिर भी वह पेनी के साथ उसी इमारत में थी। नीना का यह मतलब नहीं था, लेकिन उसके पैर कुछ हद तक उसे उसकी पिछली कक्षा की कक्षा में ले गए। जब उसे इसका एहसास हुआ तो वह रुक गई। संयोगवश कक्षा की खिड़की उसकी तरफ थी। अपना सिर घुमाकर उसने देखा कि उसकी कक्षा के आधे लोगों ने अपनी सीटें एक घेरे में व्यवस्थित कर रखी हैं। हर कोई पेनी के साथ मिलकर अपना नाश्ता खा रहा था। कुछ ही लोग हैं जो पहले लंच बॉक्स लाते हैं। उसने प्रत्येक टेबल पर अलग अलग और नए लंच बॉक्स को देखते हुए सोचा। अब उनमें से हर कोई एक साथ नाश्ता कर रहा था। वे सभी बहुत खुश दिख रहे हैं। नीना की आंखें डगमगा गईं और एक पल के लिए उसने भी वहां रहना चाहा। लेकिन इससे पहले कि उसके दिल में कड़वाहट आ जाए, नीना ने अपनी आंखें उनसे हटा ली और वापस अपनी कक्षा में चली गई। जब वह पहुंची तो इस कक्षा और शीर्ष वर्ग के बीच के माहौल में अंतर निर्विवाद था। नीना ने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की और सीधे अपनी डेस्क पर चली गई। जब वह अपनी मेज पर पहुंची तो उसने देखा कि उसके कुछ नोट फटे हुए थे। उसने अपना लंच बैग पकड़ लिया, लेकिन कुछ भी न कहने का फैसला किया। तारांकन, तारांकन, तारांकन। अगले दिन नीना ने अपने सहपाठियों की अधिक शिकायतों से बचने के लिए कैफेटेरिया में अपना दोपहर का खाना खाने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही उसने चुपचाप जैसा कि अन्य पाक कला का आनंद लिया, एक रस अचानक सीधे उसके भोजन में गिर गया। मुझे माफ करें, लड़कियों में से एक, जिसने ड्रिंक गिरा दी थी, हंसी उड़ाई। उसके साथ की दूसरी लड़की ने भी ईमानदारी से माफी मांगी। हमें खेद है, नीना। हमारा इरादा आपके भोजन में अपना पे गिराना नहीं था। लड़कियों, इतना चंचल होना बंद करो। देखो नीना के भोजन का क्या हुआ। नीना ने लड़कियों की ओर देखा तक नहीं और बस अपने भोजन को देखती रही, जो अब जूस में तैर रही थी। उसकी आंखों में आंसुओं की एक पतली परत छा गई, लेकिन नाटक करने के बजाय उसने उसे रोक लिया। पेनी, गिन्नी और लिली कैफेटेरिया की एक टेबल से ये देख रहे थे। पेनी की नज़र नीना पर टिकी हुई थी, जो चुपचाप उसे देख रही थी। हर किसी को आश्चर्य हुआ। नीना ने अपने लंच बॉक्स से जूस कप में डाला और फिर से खाना शुरू कर दिया। पेनी ने उत्सुकता से आंखें सिकोड़ लीं। आप क्या कर रहे हो? लड़कियों में से एक ने अविश्वास से पूछा। नीना मुस्कुराए और ऊपर देखने लगी। मेरी चाची कहती है कि खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अगर मेरी चाची को पता चला कि किसी ने मेरे भोजन पर अपना रस गिरा दिया है, तो वह आपके पास आएंगी। आपका स्वागत है। पेनी की आंखें आश्चर्य और संघर्ष के मिश्रण से घूम गईं। क्या ये सचमुच वही नीना थी जो कुछ समय पहले उसे फंसा रही थी? उसे क्या हुआ? अध्याय 157। पीछे हटो। मेरी चाची कहती है कि खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अगर मेरी चाची को पता चलता है कि किसी ने मेरे भोजन पर अपना रस गिरा दिया है, तो वह आपके पास आएंगी। आपका स्वागत है। हेडमास्टर के कार्यालय में घटना का थोड़ा निपटारा होने के बाद पेनी यथासंभव नीना से दूर रही। उसने तब से उसे देखा भी नहीं था। उसके लिए नीना को न देखना या लड़की से दूर रहना उसकी विवेकशीलता को बचाएगा। नीना ने साबित कर दिया कि वह उसके विचार के लायक नहीं थी। हालांकि अपनी आंखों के ठीक सामने ये सब होते देख पेनी में उत्सुकता जगी। जूस गिरने के बावजूद नीना ने अपने लंच बॉक्स से खाना खाना जारी रखा। सबसे अधिक आश्चर्य की बात तो वह थी जो उसने कही। आंटी जेसा को वास्तव में इससे नफरत है जब हम खाना बर्बाद करते हैं, उसने बुदबुदाया। और अगर उसने सुना कि उन्होंने क्या किया तो वह इन बच्चों के पास आएगी। ये सोचकर उसका चेहरा निराशा से सिकुड़ गया कि कुछ बच्चे नीना का खाना बर्बाद कर रहे हैं। क्या वे जानते थे कि जेसा के लंच बॉक्स कितने स्वादिष्ट और कीमती थे? आंटी जेसा ने मेरे लिए हर तरह का खाना पैक किया, लेकिन मेरे पास वह खत्म हो गया। इस विचार से उसका दिल भारी हो गया, जिससे उसकी आंखों के सामने चल रहे नाटक पर उसकी नाराजगी स्पष्ट हो गई। फिर भी पेनी परेशान नहीं होना चाहती थी और खुद को उस स्थिति में डालना चाहती थी। हो सकता है कि यह नीना की नई योजनाओं में से एक हो। चूंकि नीना ने जो कुछ भी किया था वह काम नहीं कर रहा था, वह शायद यह नया तरीका आजमा रही थी। पेनी, लिली ने अपनी भौहें सिकोड़ ली क्योंकि पेनी अपनी सीट से उठ गई थी। पेनी उसे और गिन्नी को देखकर मुस्कुराई। चलो कहीं खाना खाते हैं। सिर हिलाने से पहले लिली और गिन्नी ने पेनी के गोल चेहरे का मूल्यांकन किया। उन्होंने अपनी ट्रे उठाए और चुपचाप चले गए। इस दौरान आपको लगता है कि सुना? नीना की मेज के पास खड़ी लड़कियों में से एक अपनी सहेली की ओर मुड़ी। उसने कहा कि उसकी चाची हमारे पास आएंगी। पफुट, नीना, तुम इसे इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना रही हो? एक अन्य लड़की ने टिप्पणी की। हमने पहले ही कहा था कि हमें खेद है।
अपनी चाची को यहाँ क्यों लाओ? मेरा मतलब यह नहीं था। नीना का मुंह खुल गया, लेकिन फिर उसने उन्हें एक पतली रेखा में दबा दिया। आप मेरी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे ये सब घटित होने से पहले नीना अपनी बातों को घुमा फिरा कर कहती थी। आपको क्या लगता है कि अगर आप अपनी चाची को इसके बारे में बताएंगे तो वह क्या करेगी? क्या वह यहाँ आएंगी और हमारे बाल पकड़ लेंगी जैसे आपने पेट्रिसिया के साथ किया था? दूसरी लड़की ने सिर हिलाया। बेचारी पेट्रिसिया, उसने तुम पर भरोसा किया और तुम्हारी रक्षा भी की, लेकिन उसे पता चला कि उसका सबसे अच्छा दोस्त एक सांप है। नीना, क्या तुम्हें लगता है कि हम नहीं जानते कि तुमने पेट्रिसिया के साथ क्या किया? उनमें से एक ने निराशा व्यक्त की। आप स्वर्गदूतों की तरह व्यवहार करते रहे, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो आपकी परछाया भी आपके सींगों को नहीं छिपा सकी। यदि आप सोचते हैं कि जिस भोजन पर रस गिरा है उसे खाने से दूसरों में सहानुभूति पैदा होगी, तो आप हास्यास्पद हैं। यहाँ हर कोई अब आपका असली रंग जानता है, नीना। इसके अलावा अगर तुम्हारी चाची भी यहाँ आती है तो वह क्या करेगी? मैंने सुना है कि तुम जिस परिवार से आती हो वह गरीब परिवार है। आप मूल रूप से बेनेट परिवार की कृपा के कारण अस्तित्व में हैं। नीना, हमें सच बताओ, तुम्हारे परिवार ने जानबूझकर बच्चे की अदला बदली की थी क्या उन्होंने, ताकि तुम्हारे परिवार को उस जीवन का स्वाद मिल सके जिसके बारे में तुम केवल सपना देख सकती हो? नीना ने अपनी कटलरी को कसकर पकड़ लिया, खुद को उनका सामना करने से रोकने की कोशिश करने लगी। वह इस आशा में हर चीज को नजरअंदाज कर रही थी कि अंततः वे सब बंद हो जाएंगे। हालांकि ये लड़कियां जिन्हें उसने पहले कभी नहीं देखा था और न ही कभी उनसे परिचित थी, ऐसे बोल रही थी जैसे उन्हें सब कुछ पता हो। कितना लालची परिवार है। आह! लड़कियों में से एक रुक गई क्योंकि उसे लगा कि उसकी तरफ कुछ गिरा हुआ है। अपना सिर घुमाते हुए उनकी आंखें थोड़ी नीचे झुक गईं और एक छोटी और गोल आकृति पर जा टिकी। उफ, क्षमा करें बहन, पेनी मधुरता से मुस्कुराए। मैंने गलती से अपना रस तुम पर गिरा दिया। मैं अनाड़ी हूँ। जैसे ही लड़कियों ने देखा कि यह पेनी है तो उन्होंने तुरंत भौहें सिकोड़ ली। लड़की जिसकी स्कर्ट और टांगों पर रस गिर गया था उसे पोंछने के लिए दूर चली गई। उसे बहुत निराशा हुई। गिन्नी ने तुरंत एक मुट्ठी टिश्यू पेश किया, जैसे कि गिन्नी ने यह परिणाम 1 मील दूर से देखा हो। पेनी, तुम हाल ही में इतने अनाड़ी क्यों हो गए हो? लिली की चिंतित आवाज आए और उसने लड़कियों की ओर देखने से पहले पेनी का मूल्यांकन किया। वह क्षमा करें, पेनी हाल ही में थोड़ी अनाड़ी हो गई है, लेकिन उसका यह मतलब नहीं था। क्षमा करें। लिली ने उन्हें एक ऐसी मुस्कान दी जो उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। कुछ देर पहले वे तीनों अपनी भूख मिटाने के लिए कैफेटेरिया छोड़ने वाले थे। अधिकांश विद्यार्थियों के विपरीत उन्हें अपने सामने चल रहे इन नाटकों में आनंद नहीं आया। इसके अलावा ये बहुत बेहतर होगा यदि वे स्वयं को उस स्थिति से दूर कर लें, इससे पहले कि इसका उन पर कोई प्रभाव पड़े। लेकिन अफसोस, उन्होंने उस परिवार का पालन पोषण करना शुरू कर दिया जिसने पेनी का पालन पोषण किया। सुनते ही उनके कदम रुक गए। गिन्नी और लिली जानती थी कि पेनी कॉटेज परिवार को अपने दिल की गहराइयों से महत्व देती है। उन्हें जैसा के बनाए व्यंजन भी बहुत पसंद आए क्योंकि पेनी ने उन्हें उनके साथ साझा किया था। इसलिए वे जानते थे कि लड़कियों द्वारा कॉटेज परिवार का उपहास सुनने के बाद पेनी वहां से नहीं जाएगी। पेनी, नीना ने पेनी, गिन्नी और लिली के बीच अपनी आंखें घुमाते हुए फुसफुसाया। पेनी ने अपनी निगाहें वापस लड़कियों की ओर मोड़ने से पहले बस उसे लापरवाही से देखा। उसकी मुस्कान लौट आई, लेकिन वह अब मधुर नहीं रही। बहनों, किसी और के परिवार को जाने बिना उसके बारे में राय बनाना अच्छा नहीं है। इसके अलावा आप अभी जिस परिवार का मजाक उड़ा रही हैं, वह वही परिवार है जिसने मुझे पाला है। पेनी की आवाज और लहजा धीमा था, जिससे कैफेटेरिया में ठंडा माहौल बन गया। बदमाशी की घटना अभी भी ताज़ा है और प्रधानाध्यापक इस स्कूल के सभी गुंडों को पकड़ने के लिए तैयार हैं। कृपया, मुझे पता है कि यह सिर्फ एक छोटी सी घटना है और आपका इरादा अपना रस आप पर गिराने का नहीं था, ठीक उसी तरह जैसे मेरा इरादा आप पर अपना रस गिराने का नहीं था। वह रुकी और एक कदम आगे बढ़ी। कृपया, उसकी आवाज केवल फुसफुसाहट से ऊपर निकली। इससे पहले कि उसका अगला शब्द उसकी जुबान से बाहर निकले, उसकी गोल और तेज आंखों पर एक चमक चमक उठी। पीछे हटना। यहाँ तक कि गिन्नी और लिली के भाव भी गहरे हो गए क्योंकि उन्होंने लड़कियों को तेजी से देखा। लड़कियों ने पेनी की कमियों पर नजर डालने से पहले उस पर अपनी नजरें गड़ा दी और गटक गईं। लेकिन जैसे ही वे पीछे हटने वाले थे क्योंकि वे केवल नीना को चुनने के लिए वहां आए थे, कैफेटेरिया में पेट्रिसिया की कर्कश आवाज गूंजी। पेनी, क्या तुम अंधे हो? अध्याय 158। आपको क्या लगता है ये हाथ कहाँ जा रहा है? पेनी, क्या तुम अंधे हो? हर कोई पेट्रिसिया की ओर मुड़ा, उसके दृष्टिकोण को ऐसे पकड़ लिया मानो वह रनवे पर चल रही हो। जब पेट्रिसिया रुकी तो उसने अपनी बाहें अपनी छाती के नीचे मोड़ ली और नीना पर हंसी। यहाँ हर कोई जानता है कि नीना एक अभिनेत्री बनने के लिए उपयुक्त है। वह संकट में एक लड़की की तरह व्यवहार करती है, दूसरों को उस पर हमला करने देती है ताकि दूसरे उसकी लड़ाई खुद लड़ें। वह काया है, लेकिन साथ ही क्रूर भी है। पेट्रिसिया ने आवाज उठाई, जिससे सभी को अपनी बात सुनने का मौका मिला।
लड़कियों, उस पर दया करने के लिए पेनी को दोष मत दो। वह सांप की चाल में फंसने वाली पहली शिकार नहीं है। मैं इसके लिए गिर गई और बदले में मुझे क्या मिला? उसने मुझे अपने द्वारा किए गए अपराध के लिए दोषी ठहराने की कोशिश की। उसने मुझे फंसाया, उसका सबसे अच्छा दोस्त, जिसने उस पर हर समय विश्वास किया। नीना पर व्यंग्य करने से पहले वह उदारतापूर्वक मुस्कुराए। नीना, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? ये लड़कियां पहले ही माफी मांग चुकी हैं, लेकिन तुमने सहानुभूति हासिल करने के लिए उन्हें धमकाना और मूल रूप से कचरा खाना चुना। तुमने पेनी के साथ जो किया है, उसके बाद तुम उसे अपनी रक्षा के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हो। ये इतना शर्मनाक है कि मुझे आपके लिए शर्मिंदगी भी महसूस हो रही है। अब पेट्रिसिया के यहाँ आने से लड़कियों का आत्मविश्वास वापस आ गया है। उन्होंने नीना की ओर घूरते हुए, लेकिन पेनी की ओर नहीं, स्वीकृति में सिर हिलाया। दूसरी ओर नीना ने अपने दांत भींच लिए। उसने कड़वाहट से दूसरी ओर देखा। मेरा ये मतलब नहीं था। वह यही बहस करना चाहती थी जो वह नहीं करना चाहती थी। उस पर आरोप लगाए जाने से निराश हो रही थी। पहली बार नीना दया का पात्र नहीं बनना चाहती थी। वह बस यही चाहती है कि वे उसे अकेला छोड़ दें। मैं बस खाना चाहता हूँ। नीना ने अपना सिर नीचे झुका लिया। उसकी शांत और कांपती आवाज आखिरकार उसके मुंह से निकल गई। कृपया मुझे अकेला छोड़ दो। यहाँ वह फिर से जाती है। पेट्रिसिया ने अपनी आंखें घुमाई और कैफेटेरिया में सभी की ओर देखा। ये देखकर उसका दिल खुश हो गया कि हर कोई नीना के कृत्य को स्वीकार नहीं कर रहा था। नीना, वो करुणा पत्र अब शक्तिहीन है। हे भगवान, क्या तुम्हें सचमुच कोई शर्म नहीं है? क्या आप नहीं देख सकते कि इस समय हर कोई आपसे घृणा कर रहा है? नीना ने अपनी आंखें ऊपर उठाई और सहजता से चारों ओर देखा। जब उसने सभी के चेहरों पर भाव देखी तो उसका दिल बैठ गया। ऐसा नहीं था कि वह सहानुभूति हासिल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनकी आंखों में आलोचनात्मक दृष्टि भी देखने में सुखद नहीं थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैंने तुम पर भरोसा किया और यहाँ तक कि तुम्हें अपनी सबसे अच्छी दोस्त के रूप में भी देखा। पेट्रिसिया ने अपना सिर हिलाया। नीना को घृणा की दृष्टि से देखा, जैसे वह कुछ और नहीं बल्कि गोबर का एक टुकड़ा हो। तुम्हें मुझसे घृणा किया? नीना का दिल कांप उठा, लेकिन उसने अपने आंसू रोकने की कोशिश की। आंसू निचोड़ना उसके लिए आसान काम था, लेकिन इसे रोकने में काफी ऊर्जा और इच्छाशक्ति लगती थी। अभी नीना को पता था कि अगर उसने अपनी आंखों से सिर्फ एक आंसू बहने दिया तो पेट्रिसिया और ये लड़कियां इसका इस्तेमाल उसका और अधिक मजाक उड़ाने के लिए करेगी। यदि वह ऐसा नहीं करती तो वे कहते कि यह उसका असली रंग है। इस समय नीना को नहीं पता था कि उसे अपने जूते कहाँ रखने हैं। जब पेनी इन्हीं जूतों में थी तो क्या उसे ऐसा महसूस हुआ था? लेकिन जब वह पेनी को इस स्थिति में देख रही थी तो उसे इससे भी बदतर कैसे महसूस हुआ? काश उन्हें पता होता कि पेनी को अपना सबक सीखने में पूरी जिंदगी लग गई। पेनी ने नीना को करीब से देखा। उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ कि नीना अपनी भावनाओं को रोक रही थी। आमतौर पर वह अभी भी दया कार्ड का उपयोग करती थी और उनके शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश करती थी। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि नीना जानती थी कि दया कार्ड का अब कोई उपयोग नहीं है, या क्या वह सचमुच चाहती थी कि यह सब बंद हो? अरे, पेनी ने मानसिक रूप से शोक व्यक्त किया। मैं लोगों पर इतनी आसानी से दया क्यों कर लेता हूँ? लेकिन फिर ये लड़कियां हदें पार कर रही थी। पेनी की आंखें अंधी और कान बहरे हो जाती अगर ये लड़कियां कॉटेज परिवार का मजाक उड़ाना शुरू नहीं करती। पेट्रिसिया, तुम्हारे साथ जो हुआ उसके लिए मुझे खेद है, लेकिन क्या तुम रुक सकती हो? लिली बोली। अब फिर से पेट्रिसिया पर गुस्सा आ रहा है। इस नाटक को उकसाने और खींचने से किसी को मदद नहीं मिलेगी। हाँ, पेट्रिसिया ने उसका उपहास किया। आपका क्या मतलब है? इससे किसी की मदद नहीं होगी। मैं जो कर रहा हूँ वह हर किसी की रक्षा कर रहा है और जागरूकता फैला रहा है कि जिसे आप दोस्त कहते हैं वह आपका दोस्त नहीं है। नीना ने मुझे अपने कुछ काम के लिए फंसाया। जब वह घटना घटी तो मैं स्कूल में भी नहीं था, लेकिन किसी ने मुझ पर विश्वास नहीं किया क्योंकि वह लगातार बकवास करती रही और हमने एक साथ स्कूल छोड़ दिया। पेट्रिसिया का चेहरा काला पड़ गया। उसे नीना के उन सभी झूठों की याद आ गई जो उसे उस सब में फंसाने के लिए उगले थे। उसका दिल पसीज गया और उसने नीना नाम के अपराधी पर उंगली उठाई। इस लड़की ने पेनी को मारने की कोशिश की और इस प्रक्रिया में तुम्हें लगभग नुकसान पहुंचाया, लिली। उसने परेशान किया। आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं जैसे कि मैं यहाँ खलनायक हूँ? मैं केवल आपके और पेनी के लिए खड़ा हूँ, और तुम्हें हमारे लिए खड़े होने के लिए किसने कहा? पेनी ने अपना सिर एक तरफ झुकाते हुए कहा। क्या मैंने कभी तुमसे मेरी लड़ाई लड़ने के लिए कहा? एक पल के लिए पेट्रिसिया ने अपना मुंह खोला और बंद किया। पेनी, तुम्हें क्या हो गया है? मैं अब भी तुम्हारे पक्ष में हूँ। तुम उस सांप का पक्ष लेना पसंद करोगे? तुम शायद अंधे और बहरे हो। ये सही है पेनी। क्या तुम नहीं देख सकते कि हम यहाँ सिर्फ तुम पर एहसान कर रहे हैं? लड़कियों में से एक ने व्यक्त किया। वे सभी पेनी से असंतुष्ट थे। पेनी, आपने शायद उसे इतनी आसानी से माफ कर दिया होगा, लेकिन पेट्रिसिया यहाँ निर्दोष है। दूसरी लड़की ने आवाज उठाई। हम आपसे हमारे या पेट्रिसिया के लिए आभारी होने के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन आपको अपनी नाक वहां नहीं डालनी चाहिए जहां वह नहीं है।
स्कूल में बदमाशी करना बदमाशी है, भले ही पीड़ित एक बार बदमाशी कर चुका हो, लिली ने दृढ़ता से जवाब दिया। स्कूल पहले से ही इस पर है, इसलिए यदि आपको अधिक समस्या है तो मार्गदर्शन कार्यालय और प्रधानाध्यापक का कार्यालय खुला है। गिन्नी ने अपने होंठ दबाए और चिल्ला उठी। पेट्रिसिया, आप फ्लावर पॉट की घटना के मामले में निर्दोष हो सकती हैं, लेकिन आप पूरी तरह से निर्दोष नहीं हैं। क्या आप मुझे परेशान नहीं करती थी और मेरी जगह पेनी को लाने के बारे में सिर्फ इसलिए नहीं सोचती थी क्योंकि आपको लगता था कि वह भी स्कूल की चैरिटी है? पेट्रिसिया की भौहों के बीच गहरी रेखाएं दिखाई दी और जब उसकी बुरी नज़र गिन्नी पर पड़ी तो वह घबरा गई। गिन्नी बिना किसी एहसास की सहजता से लिली के पीछे छिप गई। आपने क्या कहा कि आप हारे हुए हैं? पेट्रिसिया सहजता से गिन्नी के पास पहुंची, ये भूलकर कि वे कैफेटेरिया में थे। हालांकि उसका हाथ तब रुक गया जब एक मोटे हाथ ने उसकी कलाई को पकड़ लिया। पेट्रिसिया ठिठक गई और उसने धीरे से अपनी चौड़ी आंखों को हाथ के मालिक की ओर घुमाया। जैसे ही उसकी नज़र पेनी की काली और उग्र आंखों पर पड़ी, उसकी सांसें अटक गईं। पेट्रिसिया, तुम्हें क्या लगता है ये हाथ कहाँ जा रहा है? सब्सक्राइब फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड मोर सिमिलर स्टोरीज।